नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। अभी तक हमने पॉलिटी में जो हमारी पिछली क्लासें हुई हैं उसमें हमने अध्ययन किया है, उसके बारे में जाना है, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, और उसमें भी हमने संविधान के स्रोत, संविधान की प्रमुख समितियां, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब जो आज की हमारी क्लास है वो एक नया टॉपिक है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो आज हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कोई बुक है, उसमें प्रारंभ में एक आमुख होता है, लेखक की कलम से होता है, या ऐसा एक पाठ होता है जिसको पढ़कर हम मूल मूल बातों को जानते हैं कि इस पुस्तक में क्या होगा, किस लिए लिखी गई है, क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल हैं। उसी प्रकार प्रस्तावना संविधान का एक दर्पण है। प्रस्तावना को पढ़कर हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यह संविधान किसके लिए लिखा गया है, इसका स्रोत क्या है, तो इसकी शक्ति का स्रोत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और जिस देश के लिए यह लिखा गया उसकी प्रकृति कैसी है, तथा यह संविधान किस दिनांक को बना या अपनाया गया, और ये जो स्टेट है, राज्य है, किस प्रकार का, इन सब बातों का हमें प्रस्तावना से ज्ञान मिल जाता है। तो हम इसको देखते हैं, क्या है प्रस्तावना। प्रियम्बल या उद्देशिका। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई पहले ये जानते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हम विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे थे, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। हमें एक देश का संविधान मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी संविधान, उसमें प्रस्तावना विद्यमान थी। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में होनी चाहिए, हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अब प्रस्तावना की भाषा कैसे होगी। की भाषा मतलब उसकी लैंग्वेज किस प्रकार होनी चाहिए, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दो चीजें, और दोनों से प्रश्न आया हुआ है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में आई है तो कहां से आई है। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसकी कहानी की शुरुआत देखिए कहां से होती है। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं? संविधान सभा में संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पहली लाइन में ये लिखा होता है कि ये सभा संप्रभु होकर स्वतंत्र होकर गणतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। मतलब ये उसमें डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ये सभा क्यों बैठी है, किस देश के लिए बैठी है और किस प्रकार का वो देश है। तो इन सब बातों में उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव किसका रूप ले लेगा? प्रस्तावना का। मतलब 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में, वो उद्देश्य प्रस्ताव अपनी भाषा को परिवर्तित करके संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, तो प्रस्तावना आ गई। अब प्रस्तावना तो आ गया, अब धीरे धीरे प्रस्तावना पर विवाद होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, संसद इसमें संशोधन करेगी कि नहीं करेगी। इन सब बातों का मामला बना। और कैसे देखिए प्रस्तावना में संशोधन हुआ, क्या जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, उन शब्दों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, विवाद हुआ। पहला मामला आया बेरूबाड़ी मामला 1960। बेरूबाड़ी मामला 1960 में आया। इसमें न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद संशोधन नहीं कर सकती। संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो बेरूबाड़ी मामला 1960 में ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये मामला आगे बढ़ता है और बात आता है केशवानंद भारती। लेकिन उससे पहले एक मामला आया गोलकनाथ मामला। ये मामला आया 1967 में। इसमें भी प्रस्ताव कहता है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो संविधान की कुंजी है और संविधान में जहां भी भाषा स्पष्ट नहीं है, प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। क्या कहता है कि प्रस्तावना कुंजी है किसकी? संविधान की। और संविधान में जहां भाषा स्पष्ट नहीं है, वहां प्रस्तावना का सहारा, मतलब इतनी महत्वपूर्ण है, का सहारा लिया जाए। ठीक। तो 2 केस आपने देखे, यहाँ पे 3 केस, दो केस। एक बेरूबाड़ी मामला 1960, जिसमें कह रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
और संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह इसमें संशोधन कर सके। फिर यही मामला आगे बढ़ता है, एक मामला बढ़ता है गोलकनाथ केस। उसमें प्रस्तावना की महत्ता को बताया जाता है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, और जहां भी संविधान में भाषा स्पष्ट नहीं है वहां पर हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे। यही क्रम आगे बढ़ता चला जाता है और वर्ष आता है 1973। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर एक केस हुआ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मामला 1973। यहां पर कोर्ट क्या कहता है, माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहते हैं? यहां माननीय उच्चतम न्यायालय कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अभी तक जो बेरूबाड़ी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भाग नहीं है संविधान का, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। मतलब अपने डिसीजन को उन्होंने पलट दिया। अगली बात कहते हैं कि संसद संशोधन कर सकती है। मतलब इन्होंने कह दिया कि संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में जो भी चीजें हैं, जब संविधान का भाग हो गई, पहली बात जब उन्होंने कहा संविधान का भाग, तो संविधान में जब संशोधन होता है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। जब संविधान का पार्ट हो गए, पहले केस में 1960 में संविधान का भाग नहीं है और संशोधन संविधान में होता है, तो इसमें नहीं, उन्होंने कहा उसमें नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में कह रहा है कि संविधान का भाग है और संसद को यह अधिकार है कि वह प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यहां पर लेकिन इन्होंने एक चीज जोड़ दी कि संशोधन तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, क्या संविधान के मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप संशोधन करिए लेकिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचा क्या है, आगे के को उसमें केस में ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहेंगे कि मूल ढांचा जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था, एक मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ये सब चीजें मूल ढांचे में ये आगे रखते हैं। तो केशवानंद भारती में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित तो नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही ये बात कहेंगे, जैसे ही ये बात कही जाएगी, 42वां संशोधन होगा। 42वां संशोधन होगा 1976 में। 42वां संशोधन होगा 1976 में, और इस संशोधन के द्वारा क्या होगा, प्रस्तावना संशोधित होगी। क्या होगा, प्रस्तावना में संशोधन होगा। जैसे ही केशवानंद भारती में कहा गया मामले में कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, वैसे ही तुरंत अगले 3 वर्ष के बाद 1976 में क्या होगा, प्रस्तावना में संशोधन कर दिया जाएगा। और वर्तमान समय तक, वर्तमान का मतलब जब तक मैं अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं, आगे की नहीं पता, लेकिन जब तक ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं तब तक प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। अब 1 घंटे बाद हो जाए तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रेजेंट टाइम जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। अब संशोधित करके किया क्या,
संशोधित करके 3 शब्द जोड़ दिए, संशोधित करके 3 शब्द, पंथ निरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष जिसे आप कहते हो, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। दूसरा जोड़ा समाजवादी, और तीसरा जोड़ा उन्होंने अखंडता। ये 3 शब्द बेटा इसमें जोड़े गए, प्रस्तावना को संशोधित करके क्या किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, 3 वर्ड जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। तो ये कहानी यहां तक प्रस्तावना के संशोधन तक पहुंची। और प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है या नहीं है, तो एक बार आप जरा सा फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए और देख लीजिए प्रश्न कहां कहां से बनते हैं। एग्जाम में जो पुराने पेपर सेट आप देखेंगे, पुराने जो एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में ये जरूर ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह इसमें संशोधन कर सके। किस न्यायिक में कहा गया या किस मामले में कहा गया, तो उसका आंसर होगा बेरूबाड़ी मामला 1960। अगला जो प्रश्न बना है वो बना हुआ है कि केशवानंद भारती, कि किस न्यायिकवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया है या किस न्यायिकवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है, तो उसका नाम है केशवानंद भारती, मामला 1973। इसमें देखिए संविधान प्रस्तावना का भाग है, संशोधन कर सकती है, की पॉइंट, और मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 3 शब्द, पहला भाग है, दूसरा संशोधन कर सकते हो, परंतु मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, ये कह रहे हैं केशवानंद भारती मामले में। आगे मामला जो इसमें एक आया था बम्बई 1993, बम्बई केस में भी यही बात कही गई थी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो यहां से प्रश्न बने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना संशोधित की गई, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना संशोधित की गई, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना संशोधित की गई। प्रश्न बना प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया, तो प्रस्तावना को 1 बार संशोधित किया गया। प्रस्तावना को संशोधित करके कौन से शब्द जोड़े गए, कितने शब्द जोड़े गए, तो प्रस्तावना को संशोधित करके 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना को संशोधित करके कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो प्रस्तावना को संशोधित करके पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, आप उनको देखिएगा तो इनके आंसर यहाँ पे लिखे हैं। ये सब की पॉइंट हैं, आप इन्हें अच्छे से दिमाग में रखिए। चलिए आगे अब बढ़ते, अब हम प्रस्तावना पे चर्चा करें। ये तो प्रस्तावना कहाँ से आई, क्या क्या था उसमें, सब कुछ है। अब प्रस्तावना, तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। और भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, पावर कहां से मिलती, कोई भी चीज है उसको पावर कहां से मिलती है। अब संविधान कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा, तो राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। प्रधानमंत्री होगा जो सरकार चलाएगा, जिसके पास वास्तविक शक्ति है, तो वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री को निर्वाचित कौन करता है, जनता। तो कुल मिला के अगर देखा जाए दूसरे शब्दों में, तो जनता ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। यानी जो संविधान को शक्ति कौन देता है, देती है भारत की जनता।
पहली लाइन लिखी है प्रस्तावना में, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, पहली ही लाइन में कहा गया विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान को शक्ति कौन देता है? संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलती है। तो उद्देशिका हमें क्या बताती है? प्रस्तावना हमें क्या बताती है वाला बच्चा? प्रस्तावना हमें बताएगी, प्रस्तावना से ही में ज्ञान हो रहा है इस चीज का क्या? संविधान की शक्ति का स्रोत, कि जो संविधान है इसे पावर कहां से मिल रही है? तो पावर कहां से मिल रही है? कौन है शक्ति का स्रोत? भारत की जनता। ठीक। तो प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। अगला है, ये बताती कि जिस देश के लिए संविधान लिखा गया है, जिस देश के लिए संविधान लिखा गया वो देश है कैसा, उसका नेचर कैसा है। तो ये भारत के बारे में बताती है प्रस्तावना, बताती है भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति या भारत का नेचर कैसा है, भारत जिसके लिए ये संविधान लिखा गया है वो कैसा है। तो कैसा है कि भारत एक संप्रभु, संप्रभु राज्य है। भारत क्या है? एक संप्रभु राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये प्रस्तावना बता रही है। यानी भारत में लोकतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र। अब इन शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे क्या है। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक समाजवादी राज्य है। कैसा है? समाजवादी। भारत कैसा है? समाजवादी। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो ये चीजें प्रस्तावना हमें बता रही, प्रस्तावना बता रही कि जो राज्य है, जिस राज्य का ये संविधान है, वो एक तो संप्रभु है, वो लोकतांत्रिक है, वो गणतांत्रिक है, वो समाजवादी है और वो पंथ निरपेक्ष है। तो प्रस्तावना ने हमें दो चीजें बताई कि जो संविधान है उसकी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। दूसरी बात, ये जो देश है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, किस प्रकार का देश है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, ये सब चीजें बताई। तो हमें दो बातें पता चली, एक तो भारत की प्रकृति के बारे में और दूसरा संविधान की शक्ति का स्रोत। ये हमें प्रस्तावना ने बताया। आगे प्रस्तावना हमें क्या बताएगी कि ये जो संविधान लिखा गया है इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है ये। भाई किसी चीज का उद्देश्य, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पहला जो प्रस्ताव रखते हैं संविधान निर्माण करने शुरू करने से पहले, उसका नाम ही था उद्देश्य प्रस्ताव। ये सभा किस उद्देश्य से यहां बैठी है, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल। तो संविधान क्या बताता है, प्रस्तावना क्या बताती है, संविधान का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है संविधान का, क्या देना चाहता है संविधान। तो संविधान का उद्देश्य क्या है कि सबको स्वतंत्रता मिले, सबको न्याय मिले, सबको समानता मिले, इन सब चीजों का, सब अखंड रहें, सब में बंधुत्व हो। ये सब चीजें बताती, क्या बताती है कि स्वतंत्रता, समता यानी समानता, न्याय, बंधुत्व और अखंडता, ये उद्देश्य है संविधान का। ये संविधान लिखा गया है, इसका उद्देश्य यही है कि सब स्वतंत्र हैं, सबको स्वतंत्रता मिले,
आप मूल अधिकार में देखेंगे, अधिकार बनाया गया है इसको, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आप देखेंगे कि सबको समानता दी है संविधान ने, अवसर की समानता दी है, छुआछूत की भावनाओं को समाप्त करके सामाजिक स्तर पर सबको समानता दी है, बंधुत्व की भावना है कि सभी, आप जाएंगे मूल कर्तव्य उसमें कहा है कि हम सब भाईचारे के साथ रहें और देश की अखंडता को बनाए रखें। ये सब संविधान का उद्देश्य है। सॉरी, इतनी बात समझ में आई। और अंतिम चीज प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है? संविधान निर्माण या स्वीकार करने की दिनांक, वो डेट बताती है कि किस दिन संविधान का निर्माण हुआ, ये संविधान कब बन के तैयार हुआ, कब अंगीकृत किया। तो क्या है? 26 नवंबर 1949। ये चीज हमें सिर्फ पता चल जाती है। तो प्रस्तावना हमें संविधान की शक्ति का स्रोत, जिस देश के लिए संविधान लिखा गया, मतलब भारत कैसा है, किस प्रकार का नेचर है, और इस संविधान का उद्देश्य क्या है, और ये संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब बन के तैयार किया गया, कब स्वीकार किया गया, तो ये प्रस्तावना हमें बताती है। अब आगे के जो क्लास है हमारी, उसमें हम कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे। जो आगे क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस पर हम कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे, प्रस्तावना में चीजें हैं क्या क्या। तो प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द आया है संप्रभु। क्या आया है? संप्रभु या संप्रभुता। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, कि भारत को आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। भारत में आंतरिक मामलों में क्या होगा ये डिसीजन सिर्फ भारत लेगा, और बाह्य मामले कि विदेशी जो राज्य हैं उनके साथ हम किस प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं, ये सभी मामले कौन लेगा? भारत लेगा। और अगर आप याद करें 1947 से पहले हमारे सभी डिसीजन, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, ब्रिटिश सरकार लिया करती थी। तब हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का मतलब यही है कि आपके आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता आप में विद्यमान है, न कि किसी बाह्य राज्य में। इतनी बात क्लियर हुई? अगला है बेटा लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, कि जनता सर्वोपरि है, जनता ही सबसे पावरफुल है, यह होता है जनता का शासन। अब यहां पे एक चीज देखिए, लोकतंत्र में दो चीजें हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें जनता के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, जैसे जनमत संग्रह, रिकॉल का, वापस बुलाने का अधिकार, आदि शक्तियां। कहने का मतलब यह है कि कानून किसी विषय पे बनना है तो जनता से वोटिंग करा ली जाएगी, या कोई जनप्रतिनिधि अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं निर्वाह कर पा रहा है तो जनता को उसे वापस बुलाने का अधिकार है। यह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो स्विट्जरलैंड में है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं
वो एक निश्चित समय के लिए लोकतंत्र द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है, और उस प्रतिनिधि को उस निश्चित समय से पहले हम बुला नहीं सकते, और वो जनप्रतिनिधि ही हमारी ओर से कानून का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा। जनता उसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होती है। यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मतलब अगर आपने प्रतिनिधि चुना तो प्रतिनिधि ही उस शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ना तो आप प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं, ना तो विधि निर्माण में उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि भारत, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखिए, एग्जाम में बेटा बहुत बार आया है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि राज्य जो है, यानी भारत है, राज्य किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। राज्य किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वह न्यूट्रल है। उसकी नज़र में सभी धर्म समान हैं, उसकी नज़र में सभी धर्म समान हैं। तो यही पंथ निरपेक्ष है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, राज्य किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और उसकी नजर में सभी धर्म समान है। यह है पंथ निरपेक्ष। अब अगला है समाजवाद। देखिए, जब राज्य के जो संसाधन होते हैं, राज्य के संसाधन पर राज्य का अधिकार होगा, मतलब निजी स्वामित्व नहीं, तो इसे समाजवाद कहा जाता है। अब भारतीय समाजवाद मिश्रित समाजवाद है। भारतीय समाजवाद क्या है? इसे भारत में जो है वो है मिश्रित समाजवाद। मिश्रित, इसमें क्या है, हमारे पास दोनों चीजें हैं, राज्य का अधिकार भी है और निजी स्वामित्व भी है। क्या है? राज्य का अधिकार भी है और निजी स्वामित्व भी है। लेकिन हमारा झुकाव किधर की ओर है? राज्य के अधिकार पे। मतलब हमारे समाजवाद में दोनों चीजें विद्यमान है, गांधीवादी और मार्क्स दोनों का संविधान में समाजवाद विद्यमान है। यहां पर क्या है कि राज्य का जो अधिकार है संसाधनों पर वो तो ज्यादा है, निजी स्वामित्व भी हमारे यहां विद्यमान है। अगला है बेटा गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं है। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट, वो क्या है? निर्वाचित है। वो क्या है? निर्वाचित है। एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए उसे भारत की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
अब ये निर्वाचन किस प्रकार से होगा, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? अगर प्रत्यक्ष है तो उसे कहा जाता है अध्यक्षीय सिस्टम, और अगर अप्रत्यक्ष है तो उसे कहा जाता है संसदीय सिस्टम, क्योंकि वास्तविक पावर संसदीय में जनता के उसके प्रधानमंत्री के पास होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? सॉरी, 5 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म और उपासना। एग्जाम में यह प्रश्न बना है कितने प्रकार की स्वतंत्रता, इनके नाम भी पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया है कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का। 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर पूछा गया प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता है, समानता है? कितने प्रकार की समता है? तो 2 प्रकार की समता है। कौन कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा। कितने? अवसर और प्रतिष्ठा, 2 प्रकार की समता का अध्ययन, समता का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तावना में यही सब चीजें हैं, ये प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों का आप ध्यान रखिए कि गणतंत्र क्या है, वंशानुगत शासन नहीं होता। पंथ निरपेक्ष क्या है? राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। किस न्यायिकवाद में प्रस्तावना को भाग बताया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। कब संशोधित हुई? 42वें संविधान संशोधन 1976। तो ये सब प्रश्न बनते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। धन्यवाद।